इकोसिस्टम दिया है। यह हम लोगों के लिए और भी सुखद है कि जिस समय हमने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं, उसी समय दुनिया की करीब करीब 75% टाइगर पॉपुलेशन भारत में ही है। ये भी संयोग है कि भारत में टाइगर रिजर्व भी 75,000 वर्ग किलोमीटर का और बीते 10-12 वर्षों में टाइगर पॉपुलेशन भी 75% बढ़ी है। ये सभी के प्रयासों से संभव हो सका है और इसके लिए मैं पूरे देश को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज विश्व भर के वन्य जीव प्रेमियों के मन में ये सवाल है, जब अनेक टाइगर रेंज देशों में उनकी आबादी स्थिर है या आबादी घट रही है, तो फिर भारत में तेजी से बढ़ क्यों रही है? इसका उत्तर है भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति और भारत के समाज में बायोडायवर्सिटी को लेकर, पर्यावरण को लेकर जो हमारा स्वाभाविक आग्रह है, और वही सफलता के अंदर छिपा हुआ है। हम इकोलॉजी और इकोनॉमी में कॉन्फ्लिक्ट नहीं मानते, बल्कि दोनों के बीच कोएग्जिस्टेंस को महत्व देते हैं। हमारे यहां टाइगर से जुड़ा हजारों वर्ष पुराना इतिहास है। मध्य प्रदेश में पाई गई 10,000 साल पुरानी रॉक आर्ट्स में टाइगर के चित्र पाए गए हैं। सेंट्रल इंडिया में रहने वाले भारिया और महाराष्ट्र में रहने वाले वर्ली जैसे देश के अनेक समुदाय टाइगर को पूजते हैं, वर्शिपर। हमारे यहां अनेक जनजातियों में टाइगर को अपना बंधु माना जाता है, भाई माना जाता है। और टाइगर मां दुर्गा और भगवान अयप्पा का वाहन तो है ही। फ्रेंड्स, इंडिया इज अ कंट्री where protecting nature is a part of culture. This is why it has many unique achievements in wildlife conservation. With only 2.4% of the world's land area, India contributes about 8% of the known global diversity. India is the largest tiger range country in the world. With nearly 30,000 elephants, we are the largest Asiatic elephant range country in the world. Our rhino population of nearly 3,000 makes us the largest single-horned rhino country in the world. We are the only country in the world to have Asiatic lions. The lion population has increased from around 525 in 2015 to around 675 in 2020. Our leopard population went up by over 60% in just 4 years.
the work being done to clean up rivers, such the Ganga has helped biodiversity. Some aquatic species that were considered to be in danger have shown improvement. These achievements are all due to people's participation and culture of conservation. Sabka prayas. For wildlife to thrive, it is important for ecosystem to thrive. This has been happening in India. While celebrating 75th year of independence, India added 11 wetlands to its list of Ramsar sites. This took the total number of Ramsar sites to 75. Forest and tree cover are also increasing. India added over 2,200 square kilometers of forest and tree cover by 2021 when compared to 2019. In the last decade, the number of community reserves increased from 43 to over 100. In a decade, the number of national parks and sanctuaries around which eco-sensitive zones were notified increased from 9 to 468. साथियों, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के इन सभी प्रयासों में मुझे गुजरात के अपने लंबे अनुभव का भी लाभ मिला है। मैं जब गुजरात का मुख्यमंत्री था तब ने लायंस पर काम किया था। वहीं मैंने सीखा कि किसी वन्य जीव को बचाने के लिए हम सिर्फ एक भौगोलिक दायरे में सीमित नहीं रह सकते। हमें इसके लिए स्थानीय लोगों और एनिमल के बीच एक रिश्ता बनाना होगा। ये रिश्ता इमोशन का भी होना चाहिए और इकोनॉमी का भी होना चाहिए। इसलिए गुजरात में हमने वन्य प्राणी मित्र कार्यक्रम चलाया। शिकार जैसी गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए ये व्यवस्था शुरू की गई। इसके लिए कैश रिवॉर्ड भी रखा गया। हमने गिर के लायंस के लिए एक रिहेबिलिटेशन सेंटर भी खोला। गिर क्षेत्र में हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में महिला बीट गार्ड्स और फॉरेस्टर्स की भर्ती भी की। इसने लायन है तो हम है तो लायन है की भावना को निरंतर मजबूत किया। आज आप भी देखते हैं कि गिर में अब टूरिज्म का, इको टूरिज्म का बहुत बड़ा इकोसिस्टम बन चुका है। साथियों, गिर में जो इनिशिएटिव लिए गए हैं उसी तरह प्रोजेक्ट टाइगर की सफलता के भी कई आयाम हैं। इससे टूरिस्ट एक्टिविटी बढ़ी और हमने जो जागरूकता कार्यक्रम चलाए उससे टाइगर रिजर्व्स में मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में भी भारी मात्रा में कमी आई। बिग कैट्स की वजह से टाइगर रिजर्व्स में पर्यटकों की संख्या बढ़ी और इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। बिग कैट्स की मौजूदगी ने हर जगह स्थानीय लोगों के जीवन और वहां के इकोलॉजी पर सकारात्मक असर डाला है। साथियों, कुछ महीने पहले भारत की बायोडायवर्सिटी को समृद्ध करने के लिए हमने एक और अहम काम किया है। दशकों पहले
भारत से चीता विलुप्त हो गया था। हमें शानदार बिग कैट को नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से भारत लेकर आए हैं। ये एक बिग कैट का पहला सफल ट्रांस कॉन्टिनेंटल ट्रांसलोकेशन है। कुछ दिन पहले ही कूनो नेशनल पार्क में 4 सुंदर शावकों ने जन्म लिया है। भारत की धरती से चीता करीब करीब 75 साल पहले विलुप्त हो गया था। यानी करीब करीब 75 साल बाद भारत की धरती पर किसी चीता ने जन्म लिया है। ये एक बहुत ही शुभ शुरुआत है। ये इस बात का भी प्रमाण है कि बायोडायवर्सिटी की रक्षा और उसकी समृद्धि के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन कितना महत्वपूर्ण है। साथियों, वाइल्ड लाइफ का संरक्षण किसी एक देश का नहीं बल्कि एक यूनिवर्सल इश्यू है। इसके लिए इंटरनेशनल अलायंस समय की जरूरत है। साल 2019 में ग्लोबल टाइगर डे पर मैंने एशिया में पोचिंग और इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड के विरुद्ध अलायंस का आह्वान किया था। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इसी भावना का विस्तार है। इससे बिग कैट से जुड़े पूरे इकोसिस्टम के लिए फाइनेंशियल और टेक्निकल संसाधन जुटाना आसान होगा। इससे भारत सहित तमाम देशों के अनुभवों से निकले कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन एजेंडा को लागू करने में आसानी होगी। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, उसका फोकस दुनिया की 7 प्रमुख बिग कैट्स के संरक्षण पर होगा। यानी जिन देशों में टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, प्यूमा, जगुआर और चीता है, ऐसे देश इस अलायंस का हिस्सा होंगे। इस अलायंस के तहत सदस्य देश अपने अनुभव शेयर कर पाएंगे, अपने साथी देश की ज्यादा तेजी से मदद कर पाएंगे। ये अलायंस रिसर्च, ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग पर भी जोर देगा। हम साथ मिलकर इन प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाएंगे, एक सुरक्षित और बेहतरीन इकोसिस्टम का निर्माण करेंगे। साथियों, मानवता का बेहतर भविष्य तभी संभव है जब हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, हमारी बायोडायवर्सिटी का विस्तार होता रहेगा। ये दायित्व हम सभी का है, पूरे विश्व का है। इसी भावना को हम अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान निरंतर प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। G20 का मोटो वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर यही संदेश देता है। COP26 में भी हमने अपने लिए बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपसी सहयोग से हम पर्यावरण संरक्षण के हर लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। साथियों, इस कार्यक्रम में जो विदेशी अतिथि आए हैं, जो दूसरे राज्यों से यहां हमारे मेहमान आए हैं, उनसे मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं। आप सभी को यहां एक और लाभ जरूर उठाना चाहिए। ये जो सह्याद्री का क्षेत्र है,
वेस्टर्न घाट का क्षेत्र है, यहां अनेक ट्राइब्स रहती हैं। वे सदियों से टाइगर सहित हर बायोडायवर्सिटी को समृद्ध करने में जुटी है। उनका जीवन, उनका कल्चर पूरी दुनिया के लिए बहुत उत्तम उदाहरण है। प्रकृति से जितना लिया उतना ही प्रकृति को लौटाया। ये बैलेंस कैसे काम करता है वो हमें यहां सीखने को मिलता है, इस आदिवासी परंपरा में देखने को मिलता है। यहां आने से पहले मेरी ऐसे अनेक साथियों से बातचीत भी हुई है और इसी कारण मुझे आने में भी देर हो गई। जिस द एलिफेंट विस्परर्स डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर मिला है, वो भी नेचर और क्रिएचर के बीच के अद्भुत संबंधों की हमारी विरासत को दर्शाती है। मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट के विजन को समझने में भी आदिवासी समाज की जीवन शैली से बहुत मदद मिलती है। मेरा आग्रह है कि आप हमारे आदिवासी समाज के जीवन और परंपरा से कुछ न कुछ जरूर अपने देश, अपने समाज के लिए लेकर के जाएं। एक बार फिर आप सभी का इस आयोजन में आने के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और आज टाइगर का जो नया आंकड़ा हमारे सामने आया है, आने वाले दिनों में हम और नए आंकड़े पार करेंगे और नए अचीवमेंट करेंगे, ये मैं पूरे विश्व को विश्वास दिलाता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद। Ladies and gentlemen, we thank the Honorable Prime Minister. We would request everyone to kindly remain seated while the Honorable Prime Minister departs from the stage. तो आप देख रहे थे इस वक्त ये सी तस्वीरें कर्नाटक से प्रधानमंत्री का 2 दिवसीय दक्षिण भारत दौरा। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन किया। ताज पैलेस में ईटी ग्लोबल बिजनेस समिट में, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री इस ग्लोबल बिजनेस समिट को संबोधित करेंगे। Thank you. May I now request Shri Sameer Jain and Shri Vineet Jain to welcome the Honorable Prime Minister with a shawl and a bouquet of flowers. Just a round of applause, ladies and gentlemen. Thank you. Sameer Jain to please present the shawl to the Honorable Prime Minister. It gives me great pleasure, ladies and gentlemen, to invite Shri Vineet Jain, Managing Director, the Times of India Group, to deliver his special address. Ladies and gentlemen, Mr. Vineet Jain. Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, distinguished guests, ladies and gentlemen.
It is my honor and privilege to welcome you to the Economic Times Global Business Summit. This summit is particularly special because we meet in a physical format after 2 years, leaving behind the devastation caused by the pandemic. 2 years ago, like other countries, our economy shrunk. Many were quick to write obituaries about India's status as a rising economic power. All these naysayers have been proven wrong. Honorable Prime Minister, under your able stewardship and guided by your untiring efforts, India has demonstrated remarkable resilience, resolve, and self-reliance to emerge stronger out of the pandemic's long shadow. This new India has its eyes firmly on the future, even as it marches with determination on the Kartavya Path. There's now an unmistakable air of excitement and optimism about India, at a time when large parts of the developed world stare at a recession. In this period of uncertainty, India stands out as a beacon of hope. It's now the world's 5th largest economy and is on track to join the top 3. It'll be one of the major engines of global growth in the years ahead, thanks to the manner in which our Prime Minister has combined Gati and Shakti. Honorable Prime Minister, your vision of an India that will engage with the world from a position of strength and confidence is becoming clearer by the day. At home, you have aggressively championed the cause of Atmanirbhar Bharat, which is not only creating more domestic champions, but also nudging multinational giants to make in India. Also, in this year, when India has assumed the G20 presidency, you are bringing the global community into your embrace. With Vasudhaiva Kutumbakam, the world is one family. This philosophy actually started taking concrete shape with India's supplies of critical medicines and vaccines to other countries as part of the Vaccine Maitri initiative. More recently, India has helped Sri Lanka during its grave economic crisis. India's assistance to Turkey and Syria after the devastating earthquakes is another example of the Prime Minister's emphasis on Vasudhaiva Kutumbakam. As we enter Amrit Kal, India under Prime Minister Modi ji's leadership has found confidence in articulating an India First policy, driven by growing economic, military, and diplomatic prowess, as well as a sense of optimism about the future. As the Russia-Ukraine crisis has escalated, India's nuanced and measured response stands out as an example of this approach. Global leaders are now looking towards our Prime Minister to help end the conflict. Honorable Prime Minister, your unwavering commitment to nation building is reflected in the policies that you have so painstakingly crafted. India's COVID vaccination program stands out globally. It has ensured that we have escaped multiple waves of the pandemic. Over 2.2 billion doses of Made in India vaccines have given citizens the confidence to return to work and leisure in full force. This year's union budget underlined the government's decision to do the heavy lifting on capital expenditure. The proposed 33% rise in spending is part of a strategy to accelerate the pace of project execution and to trigger a cycle of private sector investment. Crucially,
inclusion remains a key goal. Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Prayas is a guiding principle of this government. Debates and discussions are core characteristics of a vibrant democracy. This has also been the driving principle of the ET Global Business Summit, which has emerged as Asia's premier meeting place for global thought leaders. The deliberations this year will be centered on the theme Resilience, Influence, Dominance that addresses a post-pandemic reality. This is where we celebrate the present and anticipate the future. Honorable Prime Minister, there cannot be a better person than you, a champion of reforms and innovation, and a towering global leader today to set the context for this year's ETGBS. We look forward to your address for inspiration and guidance. Before that, I invite my elder brother, Mr. Sameer Jain, Vice Chairman and Managing Director of the Times Group, to deliver a special address. Thank you. परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्यारे विनीत, प्रिय साथियों, अभी राइट नाउ ये आर्थिक महायज्ञ जो शुरू किया है वो शिवरात्रि का उत्सव का दिन है। ये बहुत हमारे सौभाग्य और गर्व की बात है कि शिवरात्रि पे प्रधानमंत्री यहाँ पधारे। शिवरात्रि कल रात को जो ये यज्ञ शुरू होगा तो वहाँ पे शिवरात्रि भी शुरू हो रही है, उसका उत्सव शुरू हो रहा है हर जगह और हर आश्रम में, विश्व भर में, हर गुरु के सानिध्य में सब लोग शिव की स्तुति, शिव के भजन करके शिव की साधना रात भर करेंगे। ये जो शिव का दिन है वो दिन है जो ब्रह्मरंध्र से ब्रह्मांड में जुड़ जाने का। ये एक दिन है जब हम अपने आप जो मेरा असली स्वरूप है वो दिन है ये जानने का, क्योंकि आदि शंकराचार्य ने कहा है कि अहम 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 निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर्व्याप्त सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणि सदा में समत्वम न मुक्तिर न बंधा चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। जिसके लिए बंधन नहीं है उसके लिए मुक्ति भी नहीं है। जो शिव के चरणों में है वो मुक्त ही है। ये लोक कल्याण जो शिव भगवान की शिक्षा है वो सिर्फ अपने स्वार्थ और सिर्फ परिवारवाद के लिए जीने से नहीं प्राप्त होती। प्रधानमंत्री जी युवा अवस्था में अपने को जानने और हिंदुस्तान का दर्शन करने निकल गए थे। तब से वो हिंदुस्तान की समृद्धि में जुड़े हुए हैं, हर क्षण हर पल। पहले उन्होंने समाज की सेवा की, अब देश की सेवा, और अब G20 एक सीढ़ी है कि विश्व की सेवा और नेतृत्व, लीडरशिप प्रधानमंत्री के प्रधानमंत्री का हर संकल्प मैंने देखा जरूर पूरा होता है। प्रधानमंत्री ने कुछ समय पहले कहा कि 2025 तक इंडिया की जीडीपी 5 ट्रिलियन
होनी चाहिए। और जब मैंने देखा, पढ़ा, मैंने कहा ये तो ऑलरेडी पूर्ण है। हमने अपने एडिटर्स से बात की, उनसे कहा इसको नए विचारधारा से आप सींचिए, आप सोचिए। कल टाइम्स ऑफ इंडिया में एडिटोरियल पेज पर इसका पूरा डिटेल में आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये 5 ट्रिलियन आज ही पूर्ण है। आपको सिर्फ 140 लोग इस देश में हैं और 3 करोड़ भारतवासी, भारतवंशी विदेश में हैं, और उनकी जो इनकम है एवरेज इंडियन से 100 गुनी है। तो हमारे आंकड़े ऐसे लगते हैं कि 5 ट्रिलियन उनको जोड़ा जाए जो मोदी जी उनको